अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुबशिर ज़ुल्फ़कार और आपको ये वीडियो थिंक मैथमेटिकली के प्लेटफॉर्म से डिलीवर की जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस बाय मोरे स्पैजल से शुरू करेंगे, क्योंकि ये बुक हर मैथमेटिक्स और पीपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आज से हम इस बुक की थ्योरी और इसकी सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी इस बुक का चैप्टर नंबर 1 जो है वो वेक्टर्स एंड स्केलर्स के बारे में है। स्टूडेंट्स, वेक्टर्स एंड स्केलर्स के बारे में बात करने से पहले हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं और हम उन तमाम की तमाम चीज़ों को कई तरह से मेजर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे हाथ में एक पेंसिल है और मैं इस पेंसिल की जो लेंथ है वो फाइंड कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो इसका मैथ भी फाइंड कर सकता हूँ। इसके अलावा हम डेली लाइफ में ट्रैवलिंग करते हैं और ट्रैवलिंग के दौरान हम जो सोर्स यूज़ कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। हम डेली लाइफ में काम भी करते हैं और काम करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है और हम उस फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा उस फोर्स के नतीजे में जो वर्क डन होता है हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। हम टेम्परेचर भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी बॉडी का या इन्वायरमेंट का दर्जा हरारत। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जिनके बारे में हमने बात की है वो मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ यही मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं। All measurable quantities are called physical quantities. For example, length, mass, displacement, force and velocity वगैरह और भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ये बेसिक है। अच्छा, ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो दो तरह की होती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर ऑफ टू टाइप्स। जो फर्स्ट वन है वो स्केलर है और सेकंड वन इज़ वेक्टर क्वांटिटीज़। हमारा मेन फोकस जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ पे होगा। तो सबसे पहले हम स्केलर पे बात कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। ऐसी क्वांटिटी जिसको हमें डिस्क्राइब करने के लिए या जिसकी समझ बूझ रखने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर हम अगर मार्केट जाएं किसी कपड़े की दुकान पे, तो हम उससे शॉपकीपर को जाके यही कहते हैं कि हमें 1 मीटर कपड़ा दे दें या 5 मीटर कपड़ा दे दें, तो वो समझ जाता है कि इसको क्या चाहिए। हमें इसको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है और वो समझ आता है। और इसके अलावा अगर हम चीनी लेने जाएं तो हम उसको बता देते हैं कि 2 किलो चीनी, 5 किलो चीनी या कुछ भी और, तो वो हमें फौरी हमारी बात समझ के हमें रिस्पॉन्स कर देता है। तो ये ऐसी ही क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। द टर्म मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू अलॉन्ग विद अ प्रॉपर यूनिट। और हाँ, ये जो वर्ड मैग्नीट्यूड है ना, इसमें 2 चीज़ें शामिल होती हैं। एक न्यूमेरिकल वैल्यू, मिसाल के तौर पर 1, 2, 3, 5 या 100 कुछ भी, और इसके अलावा एक प्रॉपर यूनिट होता है। जैसे कि हमने लेंथ के लिए मीटर यूज़ करते हैं, मास के लिए किलोग्राम यूज़ करते हैं, तो ये इसका प्रॉपर यूनिट है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में 2 चीज़ें आती हैं, एक प्रॉपर यूनिट होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हम इन दोनों चीज़ों से स्केलर क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। मतलब हम अगर जाके दुकान पे चीनी लेनी हो हमने और हम जाके कहें हमें 2 दे दो, तो उसे नहीं पता चलेगा कि हम क्या मांग रहे हैं। हमें बताना पड़ेगा कि हमें 2 किलो चीनी चाहिए, तब वो समझेगा पूरी बात। तो मैग्नीट्यूड में 2 चीज़ें होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और प्रॉपर यूनिट। अच्छा, इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर वगैरह। अब बात करते हैं वेक्टर्स पे। अ वेक्टर इज अ क्वांटिटी दैट रिक्वायर डायरेक्शन अलॉन्ग विद मैग्नीट्यूड टू डिस्क्राइब इटसेल्फ कंप्लीटली। अच्छा, इसके अलावा वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर को हमें डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, और मैग्नीट्यूड में 2 चीज़ें होती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू
और सेकंड वन इसका प्रॉपर यूनिट। लेकिन वेक्टर के केस में ऐसा नहीं होता। वेक्टर को डिस्क्राइब करने मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, इसके साथ हमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है इसकी। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड एक्सेलरेशन वगैरह। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो होती है ना, उसकी एक ख़ास डायरेक्शन होती है। सिमिलरली वेलोसिटी भी एक ख़ास डायरेक्शन में होती है, और जो फोर्स होती है उसकी भी एक डायरेक्शन में अप्लाई होती है, और एक्सेलरेशन वगैरह की भी डायरेक्शन होती है। मिसाल के तौर पर मैं इसकी एग्जांपल आपको समझाने के लिए कुछ यूँ दूंगा कि अगर मुझे मेरा दोस्त मैसेज करे या कॉल करे कि मैं घर से 5 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ, मुझे आके ले जाओ, मुझे वो अपनी डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, डायरेक्शन उसने नहीं हमें मुझे स्पेसिफाई की, तो मैं उसको ढूंढ के कुछ थक जाऊंगा, लेकिन वो मुझे नहीं मिलेगा जब तक वो मुझे नहीं बताएगा कि मेरे घर से किस साइड की तरफ वो बंदा खड़ा है। वो ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है। अगर वो एग्जैक्ट बता देगा कि घर से 5 किलोमीटर मैं ईस्ट की तरफ खड़ा हूँ, तो मैं जाऊँगा डायरेक्ट, मुझे उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। अगर नहीं बताएगा तो मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाऊँगा कि वो किस जगह पे खड़ा है, उसकी क्या लोकेशन है, वो क्या डिस्प्लेसमेंट है उसकी। अच्छा, generally vectors are represented by a letter with an arrow over it such as a, and its magnitude is denoted by a mod or simply a। मतलब जो वेक्टर्स होते हैं उनको सिंबॉलिकली किसी लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके हेड के ऊपर एक एरो लगा दिया जाता है, और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इसका मोड ले लिया जाता है, और ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो ये तो होगी इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट। ग्राफिकली जो है वेक्टर वो एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है विद एन एरो हेड एट इट्स वन एंड, जिसके एक सिरे के ऊपर एरो तीर का निशान होता है, तीर का सिंबल होता है। The magnitude of the vector is indicated by the length of the line segment, whereas arrowhead indicates the direction। मतलब कि जो हमारा वेक्टर होता है उसकी मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करने वाली जो चीज़ होती है वो उसकी लेंथ होती है, लाइन सेगमेंट की लेंथ, और उसकी डायरेक्शन को एरोहेड एक्सप्लेन करता है। मिसाल के तौर पर ओ पी, हमारे पास ये ओ से लेके पी तक हमारे पास कोई वेक्टर है, ठीक है, जो ए के बराबर है। ओ से लेके पी तक जो लेंथ होगी इसकी, वो हमारे ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करेगी, और जबकि पी के जो एरो एंड पे एरो लगा हुआ है ये हमारी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। अब देखते हैं जी वेक्टर अलजेब्रा। नहीं, ये वो वाला अलजेब्रा नहीं है जो आप समझ रहे हैं। वेक्टर अलजेब्रा आप इनको कुछ स्टेटमेंट्स कह सकते हैं जो वेक्टर के बारे में हैं, ठीक है, कुछ जो रूल्स हैं जो वेक्टर जिनको फॉलो करता है, इनको वो स्टेटमेंट्स कह सकते हैं आप। अच्छा, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल इफ़ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स। इसमें वो बता रहे हैं कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, जब उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो, दो वेक्टर्स ए और बी की, ठीक है, वो तब इक्वल कहलाएंगे। हमें इस चीज़ से गरज नहीं है कि उनकी इनिशियल पॉइंट जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, और सेकंड पोस्टुलेट है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी आर कॉल्ड इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ़ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। दो वेक्टर ए और बी हैं हमारे पास, ये एक दूसरे के इन्वर्स तब कहलाते हैं जब इनकी मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो। ये देखें, इसकी डायरेक्शन ए के उलट है। थर्ड पोस्टुलेट, द सम आर रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज अ वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। तो रिजल्टेंट वेक्टर या सम वेक्टर, सम का तो पता ही होगा कि रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है कि जो हमारे कंपोनेंट वेक्टर होते हैं उन सब को हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करके जो हमें हासिल होता है
उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वेक्टर था, ये वेक्टर ए है, और हमारे पास कोई बी वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो जब हम ए प्लस बी फाइंड करें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? हेड टू टेल रूल, ये हमारा ए वेक्टर हमारा आ गया, इसके हेड को बी वेक्टर की टेल से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारा बी वेक्टर, और पहले वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर की हेड से ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारे पास ए प्लस बी की फॉर्म में वेक्टर आ जाएगा जो सी के बराबर। तो ये होता है हमारे पास हेड टू टेल रूल। अब द डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स a and b represented by a minus b is that vector c obtained when c is added to b. Symbolically, a vector minus b vector is equal to a into minus b. ठीक है, important to note, अगर हमारे पास a और b दोनों वेक्टर जो हैं आपस में बराबर हों, तो जो a माइनस बी होगा, ये डिफरेंस b, वो नल वेक्टर होगा। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो और उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। नल वेक्टर हैज़ ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। अब नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए बाय अ स्केलर एम इज़ अ वेक्टर एम बाय एन। मतलब हमारे पास कोई एक वेक्टर दिया गया है ए और हमारे पास एक स्केलर वैल्यू है एम, तो उसका प्रोडक्ट लेना है। तो जब प्रोडक्ट लेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है सिंपल, तो m टाइम a हो जाएगा और उसकी मैग्नीट्यूड है। नाउ द मैग्नीट्यूड वुड बी m टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, दैट इज दिस क्वांटिटी m टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ a। ओके, अब ये जो वेक्टर m टाइम a बनेगा हमारे पास, ये m की वैल्यू पे डिपेंड करता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसके वो वाला। If m is positive value, then m टाइम a has same direction। मतलब हमारे पास जो a वेक्टर है उसको किसी पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सेकंड ऑफ, if m is negative, then m टाइम a has direction opposite to a। मतलब कि नेगेटिव वैल्यू को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो वो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। और अगर m की वैल्यू ज़ीरो है, इफ़ m इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देन m ऑफ a इज़ अ नल वेक्टर। मतलब एक ज़ीरो क्वांटिटी जो है किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होने के बाद उसको ज़ीरो कर देती है, तो ज़ीरो वेक्टर जो है उसको नल वेक्टर कहते हैं। अब अच्छा, ये कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, इनको आपने याद रखना है। ये इनकी बेस पे हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे इन्हीं कंसेप्ट को यूज़ करते हुए। इफ़ ए बी एंड सी आर थ्री वेक्टर्स एंड एम एंड एन आर स्केलर्स, देन द फॉलोइंग लॉज होल्ड इन वेक्टर्स। तो ये ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए को पहले रखें और बी को सेकंड रखें, हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करें, जब रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो b प्लस ए के बराबर होगा। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। और सेकेंडली, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब हम पहले कोई से दो वेक्टर्स को ऐड करें और उसके रिजल्टेंट में जो रिजल्ट आएगा उसमें तीसरा वेक्टर हम ऐड करें, तो वो दूसरी तरह से a प्लस बी को पहले ऐड करने से और उसमें c ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट वो बराबर आएगा। इसको एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। अब वो जो सेम हमने पढ़ा है, ये लेफ़्ट मल्टीप्लिकेशन या राइट मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो भी हमने प्रीवियस पेज में हमने रीड किया है, तो m टाइम a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई m, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास एक वेक्टर a है, हम उसको पहले n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो n टाइम a बन जाएगा, देन उसको फिर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर, m बाय n टाइम a। ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। अब
m प्लस n इंटू ए, तो ये m टाइम a प्लस n टाइम a, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिमिलरली m इंटू ए वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो ये बनेगा m टाइम a प्लस m टाइम b, इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। अब यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर दैट हैज़ मैग्नीट्यूड 1। यूनिट वेक्टर नाम से ही जाहिर है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो 1 होगी, मतलब कि यूनिट होगी। लेट a इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर a। हमारे पास कोई वेक्टर a है और a मोड जो है उसकी मैग्नीट्यूड है, तो देन द यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये होता है हमारे पास यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। लेट्स से कि हमारे पास a जो है वो यूनिट वेक्टर है और वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिट वेक्टर। सो इसको हम इस मैग्नीट्यूड को इसके यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इस तरह से होती है कि वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय इट्स मैग्नीट्यूड। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्चुअल बेस है, इसको ज़रा गौर से समझ लें। हमारे पास कोई सी क्यूब है, ये उसका ओरिजिन है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। हमारे पास कोई भी पॉइंट है P, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम कह सकते हैं कि A1, A2, A3, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा 3D में है, ठीक है। देन लेट P इंटू A1, A2, A3 बी अ पॉइंट इन 3 dimensional सिस्टम। लेट A बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इंटू A1, A2, A3 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मतलब कि ये हमारे पास जो ओरिजिन है, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो A है। और A को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, A इज इक्वल टू A1i प्लस A2j प्लस A3k, ठीक है। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर की जो इक्वेशन बन गई। सो हमारे पास here the vectors A1i plus A2j and A3k are called the rectangular components of A in XYZ direction and the magnitude of A is given by A mod is equal to A1 का स्केयर प्लस A2 स्केयर प्लस A3 स्केयर और होल का स्केयर रूट। मतलब कि जो हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर होते हैं उनका स्केयर लेने से और उन होल का उनको ऐड करने के बाद होल का स्केयर रूट लेने पे जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड, इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, स्केलर फील्ड पे बात करने से पहले हम ना फिर एक दफ़ा इस 3D सिस्टम में आते हैं। ये हमारा 3 dimensional सिस्टम होता है और इसको हम स्पेस भी कहते हैं और इसमें लातादाद हमारे पास पॉइंट्स होते हैं और जिनके कोऑर्डिनेट A1, A2, A3 या XYZ कह लें, ठीक है। और ये हमारा, और हर पॉइंट पे हम ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक पोजीशन वेक्टर ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हर पोजीशन वेक्टर की एक वैल्यू आएगी एक्स वाई एंड जी, एक्स वाई एंड जी, एक्स वाई जी एक्स, मतलब हमारे पास इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे इस 3D स्पेस में। ओके, तो स्केलर फील्ड हमें क्या कहता है कि इफ़ टू ईच पॉइंट P इंटू XYZ ऑफ अ रीजन R इन स्पेस, मतलब कि हमारे पास इस स्पेस में जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पोजीशन वेक्टर्स हैं, हर पोजीशन वेक्टर पर या हर पॉइंट पे हमें हमारा कोई फंक्शन है जो XYZ पे बेस करता है, फाई इंटू XYZ। हमारा फंक्शन फाई इंटू XYZ जो है हमें एक स्केलर वैल्यू या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे। इफ़ टू ईच
point P into xyz of a region R in space, there correspond a number or a scalar, then phi of xyz is called a scalar point function and the region is called scalar field। मतलब कि हमें जो पॉइंट हम पुट करने के बाद हमें अगर वैल्यू स्केलर मिले तो हमारा ये वाला जो फंक्शन है वो स्केलर पॉइंट फंक्शन कहलाएगा। और हमने वो जो पॉइंट्स पुट किए, वो जो वेक्टर्स की वैल्यू पुट की, वो हमने जिस स्पेस से ली, जिस 3D सिस्टम से ली, वो जो 3D सिस्टम हमारा है वो हमारा स्केलर फील्ड कहलाएगा। मिसाल के तौर पर द टेम्परेचर विद इन आर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एट अ सर्टेन टाइम रिप्रेजेंट द स्केलर फील्ड। मतलब कि हम ज़मीन की सतह के ऊपर टेम्परेचर मेजर करें, ज़मीन पे कुछ 5 फीट की हाइट पे कुछ और टेम्परेचर होगा, उसी टाइम पे अगर हम 10 फीट या 15, 20, 50 फीट की हाइट पे जाके टेम्परेचर लें तो टेम्परेचर डिफरेंट होगा। मतलब हर पॉइंट पे टेम्परेचर हमें डिफरेंट मिलेगा। टेम्परेचर हमारा जो है एक स्केलर वैल्यू है, तो इसलिए हमारा जो ये फील्ड होगा, ये रीजन होगा, ये स्पेस होगा, ये हमारा स्केलर फील्ड होगा। मिसाल के तौर पर ये हमारा जो फंक्शन है फाई ऑफ एक्स वाई जी पे बेस्ड है, इसकी जो है एक्स क्यूब वाई माइनस जेड स्क्वायर, इस पे हम कोई भी एक्स वाई जी की कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमें जो जवाब मिलेगा वो हमें स्केलर वैल्यू मिलेगी। तो ये हमारा फिर ये फंक्शन जो होगा वो स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा। और जिस रीजन में से हमने एक्स वाई जी की वैल्यूज़ ली थी, जिस स्पेस में से ली थी, वो हमारी स्पेस, वो रीजन जो है वो स्केलर फील्ड कहलाएगा। सेम इसी तरह वेक्टर फील्ड का भी यही फलसफा है कि इफ़ टू ईच पॉइंट p इंटू एक्स वाई जी ऑफ अ रीजन r इन स्पेस देयर corresponds a vector v into एक्स वाई जी, देन v इज़ कॉल्ड अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। मतलब कि हमारे पास सेम वही तरीका है कि हमारे पास कोई फंक्शन है एक्स वाई जी पे बेस, ठीक है, हम किसी स्पेस में से, किसी 3 डिमेंशनल सिस्टम में से कोई पॉइंट पुट करें इस फंक्शन में, अगर हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर मिले तो हमारा जो फंक्शन होगा वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो जाएगा। और जिस रीजन से, जिस स्पेस से हमने वो वैल्यूज़ ली, वो रीजन या वो स्पेस हमारा वेक्टर फील्ड कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग।